हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ सीबीएसई बोर्ड कक्षा 5 की हिंदी से एक पाठ जिसका नाम है पाताल कोट। तो शुरू करते हैं आज के पाठ को। मध्य प्रदेश का जनजातीय जीवन और संस्कृति बहुरंगीय है। अपने विशिष्ट रंग, रूप और गंध के लिए हर रोज़ अंचल एक अजूबी सम्मोहकता लिए हुए है। इन्हीं अंचलों में से एक है छिंदवाड़ा जिले का पाताल कोट। इस आदिवासी क्षेत्र का नाम सुनते ही इसे देखने की अदम्य आकांक्षा मन में उठती है। कैसा होगा पाताल कोट, कैसी होगी वहाँ की आदिम जीवन संस्कृति, मन की इस जिज्ञासा को तीव्र बना देती हैं। पाताल कोट के बारे में फैली हुई तरह तरह की कहानियाँ उस गहरे खड्डवासियों के लिए सूर्योदय सुबह 9 बजे होता है और सूर्यास्त दिन के 3 बजे। वहाँ के निवासी शेर के पदचिन्हों को देखकर आसपास उसकी उपस्थिति से भयभीत नहीं होते। ये पाताल कोट के निवासी रावण और मेघनाथ की पूजा करते हैं। यहाँ का विश्राम गृह मध्य प्रदेश के शानदार स्मरणीय विश्राम गृहों में से एक है। सतपुड़ा के ऊंचे पहाड़ी शिखर पर बने इस रेस्ट हाउस के ठीक नीचे बहुत गहराई पर दिखने वाला पाताल कोट का जनजाति अंचल मन को मोहित कर लेता है। दर्शक एक बार ठगा सा रह जाता है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच जैसे एक बहुत बड़ा ज़मीन का टुकड़ा अंदर धंस गया है। अंग्रेज़ी के यू आकार को बनाता हुआ पाताल कोट का जनजातियों का अंचल 79 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस स्थान की अधिकतम गहराई 1600 फुट है। पाताल कोट पहुंचने के लिए छिंदवाड़ा पिपरिया मार्ग पर तामिया से पहले बिजौरी ग्राम पहुंचते हैं। बिजौरी एक कच्ची सड़क हरई जाती है। इस गांव से करीब 14 किलोमीटर दूर बीजडाना नामक जनजातियों की एक छोटी सी बस्ती है। यहाँ से लगभग 4 फर्लांग जाने पर पाताल कोट के नीचे उतरने का एक रास्ता दिखाई देता है। पाताल कोट में प्रवेश के लिए इसी ऊबड़ खाबड़ रास्ते से उतरना पड़ता है। पगडंडी नुमा खतरनाक टेढ़े मेढ़े रास्ते में बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, किंतु यहाँ के जनजाति इतने अभ्यस्त होते हैं कि वे छोटा रास्ता ढूंढकर अपनी बस्तियों तक पहुंच जाते हैं। आम आदमी के लिए पाताल कोट का सफ़र कई दिनों तक पगडंडियों और जांघों में होने वाले दर्द और जकड़न के रूप में महसूस होता है। काफ़ी घना जंगल होने के कारण नीचे उतरते समय सचमुच ऐसा महसूस होता है कि हम पाताल लोक में पहुंच जाएंगे। अधिक गहराई में बसे होने के कारण इस पूरे क्षेत्र को पाताल कोट की संज्ञा मिली है। वैसे वहाँ के जनजातियों की पारंपरिक मान्यता है कि लंकाधिपति रावण अपने आराध्य देव शंकर की पूजा करने के लिए पाताल कोट के रास्ते से ही आता जाता था। यह सिर्फ लोक मान्यता है, इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण सूत्र नहीं मिलता। पाताल कोट में जनजातियों के 16 ग्राम हैं, जिनमें से सिर्फ 6 आबाद हैं, शेष वीरान हैं। इस पूरे क्षेत्र में सिर्फ 1400 भारिया जनजाति के लोग बसे हुए हैं। इनके बारे में एक मान्यता है, यह है कि ये पहले भारवाहक थे। सन 1817 में नागपुर राज्य के शासक रघुजी भोसले अंग्रेज़ों से सीताबर्डी के युद्ध में पराजित हो गए थे। उन्हें बंदी बनाकर चुनारगढ़ के किले में कैद करने का निर्णय लिया गया। नागपुर से चुनारगढ़ जाने के लिए शिवनी, जबलपुर, शिहोरा, रीवा, मिर्ज़ापुर, बनारस का राजमार्ग है। इसी रास्ते से हुए रघुजी भोसले और उनके साथ वाले भारवाहक कैद से भाग निकले। छिंदवाड़ा, बैतूल और पचमढ़ी के सघन और निर्जन जंगलों में छिप गए। कुछ भारवाहक इस पाताल कोट क्षेत्र में घुस गए। यहाँ बसकर ये कालांतर में भारिया कहलाने लगे। इनकी भाषा में मिलने वाले मराठी शब्द इस मान्यता को और मजबूत करते हैं। फिर भारिया जाति के लोग पाताल कोट से हर्रई तक ही मिलते हैं, तामिया के आगे नहीं मिलते। सिर्फ इसी सीमित अंचल में भारिया लोगों का मिलना इस बात की पुष्टि करता है कि भारवाहक मजदूर यहाँ के मूल निवासी बन गए और भारिया कहलाने लगे। आगे बढ़ते हैं। पाताल कोट में करीब 350 परिवार रहते हैं। यही खड्ड इनकी दुनिया है, इनकी ज़िंदगी है। बाहरी दुनिया से इनका कोई संबंध नहीं है। केवल सप्ताह में एक दिन, सिर्फ गुरुवार को ही पाताल कोट से निकलकर छिंदी ग्राम में साप्ताहिक हाट बाजार करने आते हैं। अपनी वनोपज मिट्टी के मोल व्यापारियों को दे जाते हैं तथा नमक और कपड़ा जैसी ज़रूरत की खासी कीमत चुका कर ले जाते हैं। पुरुषों के लिए गुड़ की जलेबी और महिलाओं के लिए निकल धातु के गहने बाजार हाट का मुख्य आकर्षण का केंद्र होते हैं।
पातालकोट के चारों ओर सतपुड़ा की ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, इसलिए सूर्योदय दिखाई देने में विलंब होता है। सागौन, साल और बीजू के सघन वनों से आच्छादित बहुत गहराई वाले भागों में सूर्य करीब 9 बजे दिखाई देता है और सूर्यास्त के दिन करीब 3-4 बजे तक हो जाता है। इसलिए जो दिन का सीमित समय मिलता है उसमें ये लोग पुराने ढंग से खेती करते हैं, कोंदो, कुटकी और जगनी की उपज लेते हैं। अब ये मक्का भी बोने लगे हैं। ये लोग मुख्यतः खरीफ की फसल बोते हैं। यहाँ करीब 50 इंच तक वर्षा होती है। जल का स्रोत छोटी छोटी नदियाँ, नाले हैं, सभी उत्तर की ओर बहकर एक नदी बनाते हैं। दूधी जो आगे चलकर नर्मदा में मिलती है। ये लोग मुर्गियाँ पालते हैं और बकरियाँ भी खाते हैं। बकरियों की लैंडी खाद के रूप में काम में लाते हैं। चिरौंजी और महुआ जैसे वृक्षों से ये वनोपज जुटाते हैं। ये दिन भर की कड़ी मेहनत करते हैं और शाम होते ही खा पीकर नाच गाने में मग्न हो जाते हैं। नृत्य और गीत इनके आमोद प्रमोद के मुख्य साधन हैं। ऋतु पर्वों और सामाजिक अवसरों पर सामूहिक आनंदोत्सव की झलक देखने को मिलती है। खासकर मेघनाथ पूजा के दिन में ये अपना मनपसंद खाना खाते पीते हैं और दिन रात नाच गाने में डूबे रहते हैं। पातालकोट के जनजाति घुटने तक धोती और बदन पर सलूजा, ये कमीज की तरह होता है, ये वस्त्र पहनते हैं। कोई बंडी भी धारण करते हैं। सिर पर पगड़ी की तरह एक सफ़ेद कपड़ा लपेट लेते हैं। इनके हाथों में कुल्हाड़ी और टंगिया होती है। जब भी ये अपनी झोपड़ियों से निकलकर काम पर जाते हैं, ये दोनों हथियार इनके पास होते हैं। महिलाओं के पास हंसिए होते हैं। इनसे लकड़ी और फसल काटी जा सकती है और वन्य पशुओं से रक्षा की जा सकती है। महिलाएं घुटने तक साड़ी पहनती हैं। वे आभूषण भी पहनती हैं। गले में मणियों की माला, कानों में कर्णफूल, हाथों में चूड़ी, कंगन और विनोरियाँ तथा पैरों में बेड़ियाँ पहनती हैं। ये आभूषण चांदी से, सोने के नहीं अपितु बहुत सस्ती धातु जैसे गिलट या कांसा आदि के होते हैं। पातालकोट में जनजातियों की ज़िंदगी में महुए का महत्वपूर्ण स्थान है। भारिया लोगों की ज़िंदगी में भी महुआ घुल मिल गया है। दावत के मौके पर ये लोग महुए को आटे में मिलाकर रोटी या सुवारी बनाते हैं। सुवारी पूड़ी की तरह तलकर बनाई जाती है। सामान्य रूप से ये लोग कुटकी का पेज और मक्के की रोटी खाते हैं। ये लोग आम की गुठली के बीज के आटे की रोटी बनाते हैं। आम की गुठली को पानी से धोकर उसका टोटरापन यानी कि तुर्रापन निकाल देते हैं। ये लोग वेवर कुटकी भी खाते हैं। वहाँ भातकंद नाम की एक जड़ भी पाई जाती है। उस जड़ को बबूत में गाड़ देते हैं। जब वह चुड़ जाता है यानी कि वो मिल जाता है उसमें, तो उसे एक तरफ से पकड़कर थाली में हिला देते हैं तो चावल के दाने जैसे कण बिखर कर इकट्ठे हो जाते हैं। इस कंद से एक थाली भर चावल मिल जाता है। यहाँ कल का पिछड़ापन और आज के विकास की नई दिशा दोनों देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पहले आंजू ढैया पद्धति से खेती करते थे, यानी जंगल काटते थे, आग जलाकर उसे जला देते थे और फिर उस ज़मीन में कुटकी के दाने बिखेर देते थे। बरसात होती थी और धरती माँ उपज दे देती थी। यहाँ के जनजाति कल का उपयोग करना नहीं जानते। जब तामिया में विकास खंड खुला तो इस क्षेत्र की जनजातियों को कृषि के लिए हल बैल दिए गए, परंतु ये हल उन्होंने अपने घर के सामने सजावट के बतौर रख दिए। जब उनसे पूछा गया कि हल का उपयोग जुताई के लिए क्यों नहीं करते, तो उन्होंने कहा कि धरती हमारी माता है और हल चलाकर हम उसका वक्ष नहीं चीरेंगे। इस तरह कई पुरानी मान्यताएं हैं जो अब टूटती जा रही हैं। यहाँ के आदिवासी खेती करने के लिए नए तरीके सीखने लगे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ शुरू हो चुकी हैं। वन संरक्षण और विकास की दिशा में प्रयत्न हो रहे हैं। पंचायत और सामुदायिक विकास की कई योजनाएं क्रियान्वित हैं। रोपनी पद्धति के दृश्य सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं वरन इस उपेक्षित जनजाति अंचल की जागृति का आश्वासन देती हैं। बिजली का लंबा खंभा पातालकोट में लग गया है। वहाँ आज जो बल्ब जलता हुआ दिखाई देता है वह इस बात का प्रतीक है कि कई के नई रोशनी से पातालकोट निश्चित रूप से जगमगा उठेगा। तो इस पाठ का नाम था पातालकोट। यहाँ हमने पातालकोट में रह रहे आदिवासियों के बारे में काफ़ी कुछ जाना। अगर आपको भी ये पाठ पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।